लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिक्स पर जाकर। वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और आज बड़े मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से। कौन से मुद्दे हैं, लीजिए। देवा भाऊ शपथ, जो होना था वो हो चुका है और देवा भाऊ ने शपथ ले ली है। देवेंद्र फडणवीस अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। आपने दिन भर ये पूरा कार्यक्रम देखा और लाइव प्रसारण भी 5 साढ़े 5 के बीच में आपको हमने सुदर्शन न्यूज पर दिखाया। और क्या इसमें अपडेट्स है, क्या खास हुआ है, कौन से वो पल हैं जो हंसी के हैं और कौन से वो गंभीर विषय हैं जिनके बारे में चर्चा करनी चाहिए, आपको जानना चाहिए, वो बताएंगे जनमत में। और देखिए, ये भी एक आरोप लगाया है, ये संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है कि भाई गद्दारी की है और देश के विरोध में और भारत के विरोध में क्या कुछ कहा है संबित पात्रा ने। जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी है, राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस है, ये क्यों कह दिया राहुल के विरुद्ध संबित पात्रा ने, वो आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, पुष्पा 2 और हादसा। फिल्म नई आना अच्छी बात है, फिल्म बनाना चलिए ठीक बात है, लेकिन उसमें हादसा हो जाए, एक महिला की जान चली जाए, ये बेहद दुखद है। इतना भी लोगों को समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पागलपन है, लेकिन आपको ये अपनी जान का, अपने माल का ये ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आपका जीवन है, उसके बाद जितने भी फिल्म स्टार्स हों, जितनी भी मूवीज़ हों, वो फिर उसके बाद देखी जाएंगी। फिर डीएनए पर सियासत, योगी आदित्यनाथ जी के नए बयान से अब एक सियासी भूचाल आ चुका है, जहाँ पर उन्होंने कह दिया बाबर, संभल, बांग्लादेश दंगे की बात करी और कह दिया कि डीएनए एक है। अब डीएनए एक क्यों कह दिया, इसी पर बवाल मचा है। समाजवादी पार्टी जो है हमलावर हो चुकी है, हमला जो पूरा करने का रुख इख्तियार कर लिया है। फिर आगे बढ़ेंगे और मूर्ख नहीं हूं, अब एक ऐड है, ऐड में कि भाई ये बताया जा रहा है कि आपको ऑनलाइन ठगी से कैसे बचना है, और इसी पर एक तरीके से विवाद बना दिया गया। उस पर अब क्या अपडेट है वो आपको सुनाएंगे, ये भी आपको जानना है तो जनमत में बने रहिए। चलिए, ये मुद्दे थे जिनके बारे में चर्चा आज आपके साथ करेंगे। सबसे पहले आज का सबसे बड़ा जो दिन था, बड़ा दिन वो किस लिए था, वो महाराष्ट्र के चुनाव से खबरों की दुनिया में छाया रहा। सबसे बड़ा दिन महाराष्ट्र के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में रहा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का राज शुरू हो गया है और उनके साथ एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार दादा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। फडणवीस तीसरी बार देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और तमाम मंत्रियों यानी मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में तीनों ने शपथ ली। लेकिन इसी बीच कई खुशनुमा पल देखने को मिले। जब एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण करके निकले तो पीएम मोदी के पास पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया। इसी दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि वे ठहाके मारकर हंस उठे। इससे पहले शिंदे के नाम पर एक बार फिर सस्पेंस हो गया था, मगर अब बीजेपी के संकट मोचक गिरीश महाजन ने कहा एकनाथ शिंदे नाराज नहीं हैं, वे देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम की शपथ जो है वो लेंगे। इसी के साथ एकनाथ शिंदे ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ले भी ली। अजीत दादा पवार पहले ही आज़ाद मैदान कूच कर चुके थे। देवेंद्र फडणवीस को माता ने तिलक लगाया, ये उसकी तस्वीर जो दिखाई आपको, आरती उतारी और फिर शपथ ग्रहण के लिए भेजा। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने से पहले देवेंद्र फडणवीस के घर पर गौपूजन के लिए एक गाय लाई गई। फडणवीस ने शपथ से पहले गाय नंदी की पूजा की। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए थे और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे तो मंच पर कैलाश खेर के बम लहरी भजन की वीडियो चलाई गई और इसी के साथ रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका अंबानी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में पहली पंक्ति में अमित शाह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, रामदास अठावले समेत कई वरिष्ठ मंत्री नजर आए। तो वहीं मुख्यमंत्रियों वाली पंक्ति में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ बैठे दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जैसे ही पहुंचे, उनके पहुंचते ही मंच पर मोदी मोदी के नारे लगे। भीड़ जो थी वहां पर, जो लोग थे, जनता थी, मोदी मोदी के नारे लगाने लगे और इसके कुछ देर बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो गई। राज्यपाल की अनुमति के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हुआ। एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण से पहले बाला साहब ठाकरे जी,
दीघे को और नमन किया है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसी के साथ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली है। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके साथ वहीं महाराष्ट्र में अब फडणवीस का राज जो है वो शुरू हो गया है, उनका कार्यकाल जो है शुरू हो गया मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन एक चीज पर गौर करना होगा कि एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार ने शपथ लेते समय अपनी माता जी का नाम लिया है, यानी मां का नाम लेना जरूर लिया, और वो कैसे लिया वो भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस जी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं और बाकी तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं। सारी चीजें पहले आपको एक बार दिखाते हैं। मुझे बहुत खुशी है, आज देवेंद्र जी ने तीसरी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री की और 6वीं बार के वो विधायक हैं। उन्होंने अपना जीवन काल पूरा लोक सेवा में व्यतीत किया है और आगे भी करते रहेंगे। अब 3 बार हो चुके, अब फिर चौथी बार। कैसी तैयारी है देवेंद्र सर की 5 साल में? देखिए, मी पुन्हा इन क्या है, ये एक लोक सेवा के लिए मैं रोज वापस आऊंगा, ये एक उनकी बात है। तो कभी कोई पद लेके, कभी ऑपोजिशन में, कभी बिना पद के वो रोज वापस आते ही है। तो मी पुन्हा इन हर रोज होना चाहिए ताकि महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट हर एंगल से हो। हम एक लास्ट क्वेश्चन, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है, आज देवेंद्र जी ने तीसरी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री की और 6वीं बार के वो विधायक हैं। उन्होंने अपना जीवन काल पूरा लोक सेवा में व्यतीत किया है और आगे भी करते रहेंगे। मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को। वो बहुत ही अभ्यासी नेता हैं, मैं 20 साल से जानती हूँ उनका काम करने की पद्धति। और मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को और अजीत पवार जी को, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत अपने जो भी आकांक्षा अपेक्षा है उसके ऊपर रखा है महाराष्ट्र प्रदेश की आकांक्षा अपेक्षा। और जिस ढंग से तीनों काम करेंगे एक विकसित राष्ट्र के लिए, एक विकसित महाराष्ट्र के लिए, मैं मानती हूँ ये एक नया पर्व है पूरे देश में। देखिए, 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आए, प्रबल बहुमत आया, 2/3 से ज्यादा। और सरकार में चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, इस पे लग गए 11-12 दिन। तो जिस सरकार की इब्तिदा ये हो, शुरुआत ये हो, उसके अंत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे लगता है फिर हो सकता है जो आज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कल के चीफ मिनिस्टर बन जाएं। अब कौन बनाएगा ये ऊपर वाला। दिल से शुभेच्छा देंगे भाई, उन्होंने महाराष्ट्र के प्रगति में 2.5 साल में अपना भी योगदान दिया है। एकनाथ जी को भी शुभकामना, देवेंद्र जी को शुभकामना और अजीत दादा को शुभकामना, महाराष्ट्र के मतदाताओं को शुभकामना। होने वाले मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और महाराष्ट्र में जिस तरह से रिकॉर्ड बने हैं, तब मैं कहूंगा कि ये जीत महाराष्ट्र की जनता की है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को देश के लोगों ने जिस तरह से स्वीकारता दी है उसका एक प्रमाण है। मैं उनको शुभकामनाएं ऑलरेडी दे चुकी हूँ इन पर्सन और आगे के काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकनाथ शिंदे जी को क्या कहना चाहेंगे? तीनों को भी बहुत शुभकामनाएं, अजीत पवार, एकनाथ जी, सब। महाराष्ट्र के लिए एक स्थिर और स्ट्रांग सरकार आज इस समारोह के साथ मिली है और महाराष्ट्र के जनता के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न हल करने का काम ये सरकार 5 साल काम करेगी, इसलिए हमको सबको बहुत आनंद है। ये अभी तो इलेक्शन है, कभी कम मिलते हैं, कभी ज़्यादा मिलते हैं, ये लोग सोचते हैं और लोगों ने सोचने के बाद वो निर्णय लेते हैं। फाइनली लोगों का निर्णय अपने को एक्सेप्ट करना पड़ता है। देखिए, मैं शुभेच्छा दिल से देता ही हूँ। आज यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग देख रहे हैं कि लोगों में एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब खुद यहाँ आते हैं, इसका महत्व क्या है आप समझ सकते हैं। आज महाराष्ट्र विकास की ओर चल पड़ा है, राज्य की स्थिर सरकार मिली है और आमदारों का शपथ ग्रहण अभी 7, 8, 9 को होगा। जो जनादेश मिला था उसका सम्मान उद्धव ठाकरे जी ने नहीं किया
और लेकिन आज जनादेश का सम्मान हुआ है और देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री पद की और शिंदे जी ने और अजीत पवार जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर जनादेश का सम्मान किया है। महाराष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देवेंद्र जी और शिंदे जी, अजीत पवार जी महाराष्ट्र को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है देश का, उसमें महाराष्ट्र अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने में अब पूरी तरह से सक्षम रहेगा। तो आपने तस्वीरें भी देखी। अब आपको बताएं, इसके बाद फडणवीस जी ने प्रेस वार्ता की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं नहीं मानता कि सरकार बनाने में कोई देरी हुई है। हमें समझना होगा कि जब गठबंधन सरकार होती है तो कोई फैसला लेना पड़ता है और कई फैसले जो हैं वो लेने पड़ते हैं। गठबंधन की सरकार में बहुत बड़े पैमाने पर परामर्श करने पड़ते हैं और वो परामर्श हमने किए हैं और हमने पोर्टफोलियो भी लगभग तय कर लिया है। कुछ थोड़ा बचा हुआ है, हम वे भी कर लेंगे। तो आपने देखा कैसे वो बात जो कही गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा और ये अंतिम चरण में है और उसका निर्णय हम तीनों मिलकर करेंगे। हम पुराने मंत्रियों के काम का भी मूल्यांकन करेंगे और उसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछले 2.5 सालों में हमने महाराष्ट्र के विकास के लिए काम किया है और यहां से भी हम महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे और हम अब नहीं रुकेंगे। दिशा और गति वही है, केवल हमारी भूमिकाएं बदल गई हैं। हम महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए फैसला लेंगे। हम उन कामों को पूरा करना चाहते हैं जिनका जिक्र हमने अपने घोषणा पत्र में किया था। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। देखिए, ऐसा कोई डिले है ऐसा मैं नहीं मानता। इससे पहले भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था। 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था। तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है। करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछूंगा। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है। कुछ थोड़ा बचा है, उसमें वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो गए। देखिए, ऐसा कोई डिले है ऐसा मैं नहीं मानता। इससे पहले भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था। 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था। तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है। करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछूंगा। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है। कुछ थोड़ा बचा है, उसमें वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो गए। प्रवीण राऊत, सीएम साहेब, महायुतीच्या सरकारमध्ये तिन्ही पक्ष होते, त्या तिन्ही पक्षाकडे जे विभाग होते तेच विभाग राहणार की त्याच्यामध्ये काही बदल होणार? थोड़े बहुत बदल होऊ शकतात, फार बदल होतील असं नाही आहे, थोड़े बहुत बदल होते। पहला जो आपका सवाल है उसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा, ये अंतिम चरण में है। उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। और जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है तो उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। उस मूल्यांकन, क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है, एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर ये तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे। पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए,
चलिए आपको साथ ही ये भी दिखाते हैं, जैसे ही वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो कैसे वहां पर मोदी मोदी के नारे लगे और मोदी मोदी से पूरा मंच, पूरा वो हॉल जो कह लीजिए, पूरा क्षेत्र जो कह लीजिए गुंजायमान। नमस्कार। चलिए साथ ही साथ आपको ये भी सुनाते हैं कैसे देवेंद्र फडणवीस जी ने जब शपथ ली तो कैसे नाम लिया अपने परिवार का, अपनी माताश्री का, और साथ ही साथ आपको वो भी याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने कहा था कि मैं लौट कर आऊंगा, मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा, मेरे किनारे पर घर मत बसाना। वो दोनों बहुत ही भावुक भी हो जाएंगे लोग उसको देखकर, और इसका गहन महत्व भी। जरा ध्यान से सुनिएगा। पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। भावुक, ये बेहद भावुक करने वाला पल भी था। और कैसे कि भाई माताश्री का नाम जब बीच में लिया गया तो लोगों का उत्साह देखिए। माँ को सम्मान देना एक बहुत अच्छी बात है और उसी का लोगों ने भी अभिनंदन किया, धन्यवाद किया, तालियां बजाई, शोर मचाया। जैसे पीएम मोदी जब आए तो मोदी मोदी के नारे लगे, वैसे ही जब इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में जब इन्होंने शपथ ली तो उस दौरान भी लोगों में जो जोश था वो देखने को मिला। तो ये देवा भाऊ, ये देखिए 2014, 2019, 2024, 2014, 19 और 24, ये 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर ये वो तस्वीर देवेंद्र फडणवीस जी की। और ये 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाली वो जो लीग है, वो जो लिस्ट है, उसमें ये शुमार हो चुके हैं, उसमें शामिल हो चुके हैं। तो ये जो साल कह लीजिए 2024 की अगर बात कर लीजिए तो ये बीजेपी के लिए बहुत शानदार है, जहां पर ये पीएम मोदी का भी 3.0 है और देवेंद्र फडणवीस का भी 3.0 है। और कौन से मुख्य मेहमान जो शामिल हुए वो भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख लीजिए। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी तो हैं ही, और नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, ये बड़े चेहरे
जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। और ये लीजिए, मुख्यमंत्री भी कह लीजिए और बड़े बड़े मिनिस्टर्स कह लीजिए, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, शिवराज सिंह चौहान जी और योगी आदित्यनाथ जी, साथ ही साथ डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, हमारे प्रधान संपादक सुदर्शन न्यूज के, धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर शामिल हुए थे। तो बड़े नाम इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। तो आपने देखा कैसे ये जीत सनातन की बताई जाती है। और देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा था कि मैं वापस लौट कर आऊंगा, तो मैंने कल भी ये बात कही थी कि भाई आप जब पॉजिटिव बोलते हैं तो सरस्वती जो माँ है वो आपके जिह्वा पर विराज। नेता ने ये कहा कि हम बात करने जा रहे हैं उस खतरनाक त्रिकोण के बारे में जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस त्रिकोण में एक तरफ अमेरिका के जॉर्ज सोरोस हैं, अमेरिका की कुछ एजेंसियां हैं, त्रिकोण के दूसरे तरफ OCCRP नाम का एक बड़ा न्यूज पोर्टल है। फिर से सुनिएगा, OCCRP नाम का एक बड़ा न्यूज पोर्टल। इस त्रिकोण के आखिरी कोने में राहुल गांधी हैं, उच्च दर्जे का गद्दार। मैं ये शब्द कहने से नहीं डरता, ये उन्होंने कहा। मुझे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को गद्दार कहने में कोई झिझक नहीं है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। अगर संसद सत्र को छोड़कर सांसद पार्टी कार्यालय में बैठे हैं तो आप गंभीरता को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में खुलासा हुआ कि कुछ ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, कहीं ना कहीं भारत की एकता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं। ये मुद्दा देश की संप्रभुता का है। दिसंबर 2 तारीख को फ्रेंच के एक अखबार ने इसका खुलासा किया है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि देश की संप्रभुता का और एकता का है। अगर कोई मीडिया संस्थान कुछ खुलासा करता है तो वो आयाम है कि OCCRP जो कि फंडिंग है, कि जो फंडिंग है उसका एक बड़ा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है। उसकी फंडिंग कहां से आती है ये सुनिए। बाकी अमेरिका की बहुत ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ सरकारी एजेंसियां भी हैं जो इसे फंड देती हैं। अब ओपन सोसाइटी फाउंडेशन किसका है तो आपको बता दें, ये है जॉर्ज सोरोस का। डीप स्टेट का चैंपियन समझ लो, बेताज बादशाह समझ लो, भारत का नंबर 1 विरोधी समझ लो। सोरोस OCCRP को बहुत पैसा देता है। बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसे में फ्रेंच अखबार का कहना है कि अगर कोई इतना फंड दे रहा है तो साफ है कि OCCRP तटस्थ नहीं हो सकता, यानी वो मतलब न्यूट्रल नहीं हो सकता है, वो सामान्य रह ही नहीं सकता। जो पैसा देगा उसके हित में बात करेगा। ऐसे में OCCRP सोरोस के हित में बात करता है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि अगर हम इस मामले में सबसे अहम एंगल की बात करें तो वो राहुल गांधी है। बीजेपी सांसद ने कहा कि लोकसभा के विपक्षी नेता अपने ही देश के साथ गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब देश का नेता ही अपनी जमीन से गद्दारी कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से यह गंभीर विषय है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी को फंडिंग करते हैं, ये देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये मुद्दा गंभीर है। कुछ ताकतें भारत को तोड़ना चाहती हैं। क्या कुछ कहा है, आप सारी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डेंजरस ट्रायंगल विच इज ट्राइंग टू डिस्टेबिलाइज इंडिया। और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और अभी मैं पूरा ताना बाना आपके सामने बड़े ही सिंपल शब्दों में रखूंगा ताकि
अब जिस नेटवर्क का खुलासा संबित पात्रा कर रहे हैं उसका खुलासा सुदर्शन न्यूज ने पहले ही कर दिया था और ये मामला आपको बताया था कि भाई कौन था इस पूरे मामले में। आप देखिए ये मैप जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं और ये जो पूरा कनेक्शन देख पा रहे हैं मेरे थोड़े ऊपर, आप ये देखिए जॉर्ज सोरोस जो है वो सपोर्टर है और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पे चक शूमर फंड यहाँ पर, और साथ ही साथ कौन कौन उसके साथ बंदे कौन कौन है, वो बाइडन से जाके ब्रायन पीस से जाके ये राहुल गांधी और फिर अदानी पर हमला। डीप स्टेट की ये साजिश है। तो डीप स्टेट की ये साजिश क्या है, इस पे संबित पात्रा ने ये भी बात कही थी कि भाई इनका मेन एजेंडा जो डीप स्टेट का है कोई ऐसी खबर ले आना कि भाई जो भारत के उच्च उद्योगपति जो हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो शेयर बाजार में जिनके स्टॉक्स होते हैं, उसके खिलाफ कोई खबर चला दें। वो खबर आप चलाएंगे तो वो स्टॉक गिरेगा तो जनता जिसने पैसा लगाया था उसका पैसा डूबेगा, और जब जनता का पैसा डूबेगा तो जनता क्रोधित होगी और वो उस व्यक्ति का विरोध करेगी, यानी उस सरकार का ही इनडायरेक्टली विरोध करने लगे कि भाई ये ऐसा क्यों हो गया। तो ये एक तरीके से अराजकता फैलाने का प्रयास उसी रूप में देखा जा रहा है। ये डीप स्टेट की साजिश पूरी की पूरी जो मैप के रूप में आपके सामने रखी थी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, और संबित पात्रा ने OCCRP जो है न्यूज एजेंसी की बात भी कर दी। उसकी बात में रखा कि मेन फंडर जो था वो टॉप पर जॉर्ज सोरोस जो था वो इसकी फंडिंग करने वाला मेन व्यक्ति है, और उसी के चलते चलते सोचिए अदानी पर कैसे हमला हो जाता है और राहुल गांधी का कनेक्शन कैसे वहां पर आता। चलिए खबर बताई, अब इस पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। भारत को अस्थिर करना चाहती है क्या कांग्रेस? आरोप तो यही है संबित पात्रा का। तो जवाब क्या दिया? 97% 97% लोगों ने कहा हां, 3% लोगों ने कहा ना। अब आगे बढ़ेंगे। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का बुधवार को देखिए भाग्यनगर में प्रीमियर हुआ, जिसमें भगदड़ मच गई। संध्या थिएटर के बाहर भगदड़ मचने से एक महिला की मृत्यु हो गई और 2 घायल भी हो गए, जिन्हें आप बता लीजिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये अफरा तफरी तब मची जब स्क्रीनिंग के दौरान एक्टर को देखने के लिए भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी। अल्लू अर्जुन की जो मोस्ट अवेटेड मूवी, यानी इसका इंतजार बहुत ज्यादा था, पुष्पा तो बहुत लोगों ने देखी, तारीफ की। पुष्पा 2 द रूल आज ना, यानी पुष्पा 2 द रूल जो पूरा नाम होता है मूवी का, आज 5 दिसंबर 2024 को थिएटर्स में रिलीज हो गई है। एक दिन पहले बुधवार रात को RTC चौराहे पर स्थित संध्या थिएटर में इसका प्रीमियर शो हुआ था, जिसमें 39 साल की महिला की जान चली गई, उसकी मृत्यु हो गई। एक लड़के की हालत गंभीर हो गई। माना जा रहा है कि वो उसका छोटा बेटा है, उसी महिला का छोटा बेटा है। महिला की मृत्यु और बेटे की हालत गंभीर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलसुख नगर की रेवती के रूप में उसकी पहचान हुई है। पहचानी गई महिला जो है अपने पति भास्कर और 2 बच्चों के साथ फिल्म के प्रीमियर में शामिल हुई थी। रात करीब 10:30 बजे अफरा तफरी मच गई जब फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जो स्क्रीनिंग में भी मौजूद थे। इस वायरल वीडियो में पुलिस और आसपास के लोग पीड़िता की मदद के लिए दौड़ते दिख रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो स्क्रीनिंग की भी दिखा रहे हैं, कैसे वहां पर जो भीड़ थी उत्साहित थी, इतनी उत्साहित कि एक महिला की जान चली गई। कथित तौर पर अस्पताल ले जाने से पहले रेवती को CPR देने की कोशिश की गई, जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है किसी की जान बचाने की। बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि रेवती ने चोट के कारण मौके पर दम तोड़ दिया था। आप सोचिए, रिपोर्ट्स के अनुसार जब अल्लू अर्जुन के आने की खबर फैली तो भीड़ बेकाबू हो गई। कई लोग एक्टर के करीब जाने के लिए हाथापाई करने लगे। एक्टर की सुरक्षा के लिए उन्हें पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने घेरा हुआ था, और वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करते हुए भी देखा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार थिएटर के बाहर मची अफरा तफरी के बीच थिएटर का मेन गेट भी ढह गया। चूंकि अल्लू अर्जुन भी थिएटर के अंदर थे, इसलिए पुलिस ने किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करके सुरक्षा बढ़ा दी। अल्लू अर्जुन अपनी कार की सनरूफ से बाहर निकलते हैं और भीड़ की तरफ हाथ भी हिलाते हैं। सुकुमार ने फिल्म का डायरेक्शन किया है। ये 2021 में रिलीज पुष्पा द राइज का सीक्वल है। इस फिल्म को 10,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। पोस्ट प्रोडक्शन की देरी के कारण 3D वर्जन की रिलीज आखिरी समय में कैंसिल कर दी गई। इसमें अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना, फहद फाजिल सहित कई सितारे हैं। एक बार आप भी इन सभी तस्वीरों पर नजर भी डालिए, क्या कुछ हुआ था, और देखिए
कैसे एक महिला की मौत भी यहां पर हो चुकी है। चलिए, आपने देखा एक स्क्रीनिंग के लिए कैसे एक महिला की मृत्यु हो गई, 2 अस्पताल में भर्ती हो गए। और ये एक संदेश है ये सचेत होने के लिए कि कभी भी ऐसी स्क्रीनिंग्स में आप जाएं तो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, उस महिला की मृत्यु बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, ये भगदड़ बिल्कुल नहीं मचनी चाहिए थी। ठीक है, बड़े फिल्म स्टार होंगे, बड़ी स्क्रीनिंग होंगी, लेकिन एक जान की कीमत तो नहीं है ना साहब। किसी की मृत्यु का कारण तो नहीं बनना चाहिए था। पुलिस की भी उतनी ही गलती है, उतनी ही जिम्मेदारी थी। ये नाकामी, ये फेलियर, एक छोटे से बच्चे की हालत गंभीर होना, एक महिला की मृत्यु होना। सोचिए, अपने पति के साथ अगर कोई फिल्म देखने जाए, बच्चे को लेकर, छोटे से बच्चे को, उस महिला की मृत्यु हो जाए तो कितना गहरा सदमा पूरे परिवार को तो लगेगा, ताउम्र के लिए, हमेशा के लिए, पूरे उम्र भर के लिए। मूवी रिलीज होना ठीक है, पब्लिसिटी उसकी करना ठीक है, अपनी गाड़ी से निकलना, क्या ये सही किया गया? क्या ऐसा करना चाहिए था? क्या अगर वो ऐसा ना करते तो शायद वो महिला जिंदा होती? ये बड़े प्रश्न हैं जिनके साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपको अब आगे अपने आप को सेलिब्रिटी बनाना है। सेलिब्रिटीज के पीछे भागते भागते अपनी जान को ऐसे दांव पर नहीं लगाना है, कहीं भीड़ में आप भी दबकर ऐसे मर ना जाएं। तो ये सीख है सभी के लिए। और जो मारे गए, जो मारी गई हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। लेकिन मुद्दा वहीं पर है कि सेलिब्रिटीज़ के नाम पर ऐसे भगदड़ में फंसने से आप लोग हमेशा बचिए। इनकी तो मूवी चल जाएगी, पैसा आ जाएगा, कमा लिया जाएगा, लेकिन आपकी जीवन की क्या कीमत है, उसका तो कोई मोल नहीं है। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा, क्या किसी फिल्म को लेकर इतना क्रेज सही है? जनता समझदार है, जनमत की जनता ज़्यादा समझदार है। 86% लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल भी इतना क्रेज सही नहीं है। मूवी होगी, अपनी जगह होगी, लेकिन किसी की जान का कारण नहीं बन सकती। बढ़ेंगे और बात करेंगे जिहादियों के डीएनए की, जिनके लिए हर कायदे कानून से ऊपर है मजहब। फिर चाहे आज अपने जिहाद के पत्थर मॉडल से कहर बरपाकर पूरे संभल को अलर्ट मोड में डालने वाली जिहादियों की इनमादी भीड़ हो, या पड़ोस के बांग्लादेश में हिंदुओं को तड़पाती मुस्लिम कट्टरपंथियों की फौज, सबका डीएनए एक है, जो सीधे सीधे उस मुगल आक्रांता बाबर से जाकर जुड़ता है, जिसकी बाबर फौज ने अयोध्या और संभल समेत ना जाने कितने हिंदू तीर्थ स्थलों को तबाह किया, मंदिरों के ऊपर जबरदस्ती गुंबद बनाए और तलवार की नोक पर रोते गिड़गिड़ाते हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। आज उन्हीं कन्वर्टेड हिंदुओं के वंशज बाबर की उसी बर्बर भीड़ का हिस्सा बन गए हैं, जो मौलवियों के एक आह्वान पर भारी संख्या में हिंदुस्तान के कोने कोने में पत्थरबाजी का कश्मीर मॉडल अपना रहे हैं। जिहादियों की इसी बर्बर भीड़ के कारण आज कश्मीर हिंदू विहीन होता गया है, हो ही चुका है। कश्मीरी हिंदू दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। केरल और बंगाल में हिंदू डर डर कर जीने को मजबूर हैं। वहीं असम, झारखंड और महाराष्ट्र समेत अलग अलग राज्यों में हिंदू भारी संख्या में घट रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, सपा जैसी तुष्टीकरण के तवे पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाली पार्टियां आपको जिहादियों के इस बर्बर कुकृत्य से परिचित नहीं कराएंगी। वहीं जब उन्हीं जिहादियों को कानून 72 हूरों के पास भेजता है तो सपा और कांग्रेस जैसी यही पार्टियां हल्ला करने लगती हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव संभल जाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। आज अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों के नाम पर अपना सीना पीटने वाले यही नेता बांग्लादेश में रोज तड़पाए जा रहे हैं। हिंदुओं पर जो तड़पाए जा रहे हिंदुओं पर मौन है, जिनको संभल के उन्मादियों की पूरी चिंता है, लेकिन बांग्लादेश में रोज खत्म होते हिंदुओं की कोई परवाह नहीं है। जिन नेताओं को संभल का गुंबद तो नजर आता है, लेकिन उसके नीचे दफन हरिहर मंदिर की दर्द भरी कहानी और इस दर्द भरी कहानी का खलनायक बाबर नजर नहीं आता। आज संभल से लेकर बांग्लादेश और बांग्लादेश से लेकर बाबर तक के इन्हीं जिहादियों की डीएनए मिस्ट्री को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने डिकोड किया है।
आज हम अपने प्रोग्राम में इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। आखिर कब तक हिंदुस्तान इन बाबर प्रेमी जिहादियों का अत्याचार सहता रहेगा? क्या हिंदुओं की भी अपने अंदर छिपे छत्रपति शिवाजी महाराज को जगाने की बारी आ गई है? और आज अपने वोट बैंक को साधने के लिए बेचैन विपक्ष नेता क्या हिंदू अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर बांग्लादेश भी जाने की जिद करेंगे? अल्पसंख्यक बांग्लादेश की बात की है, भारत में भी हो सकता है, थोड़ा सचेत रहिएगा। देखिए, उससे पहले आप सुनिए कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिहादियों के डीएनए को लेकर क्या कुछ कहा और विपक्ष उनके बयान के साथ साथ संबल के मुद्दे पर किस प्रकार राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। डीएनए पर ये हम देखिए, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं।